लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ 2 मार्क के लिए कई बार पूछा गया है। ये पूरा क्लियरली बोर्ड का टॉपिक है, इसको कॉम्पिटिटिव से कोई लेना देना नहीं है। सुनाई दिया बच्चे मैंने क्या बोला? यस सर। हाँ, सो ये कंप्लीट बोर्ड का टॉपिक है जिसमें लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ पहले ही हम देख चुके हैं ना, मतलब थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। ओम्स लॉ क्या यूनिवर्सल लॉ है? क्यों 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 नहीं है? हाँ, एक तो टेम्परेचर चेंज करने पे क्या होता है, पूरा अपना प्रॉपर्टी चेंज कर देता है। दूसरा क्या है? तो दूसरा है बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिसको हम नॉन ओमिक डिवाइसेस बोलते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। जो डिवाइस उसको ओमिक डिवाइस बोलते हैं, और जो नहीं फॉलो करते उसको नॉन ओमिक बोलते हैं। फिर से, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको ओमिक डिवाइसेस बोलते हैं, और जो नहीं फॉलो करते हैं उसको नॉन ओमिक डिवाइसेस बोलते हैं। सही है? सो ये इनके लिमिटेशंस है कि अगर ओमिक डिवाइसेस में हाई टेम्परेचर दे दें, अगर ओमिक डिवाइसेस मतलब क्या, कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो अगर टेम्परेचर हमने चेंज कर दिया ना, तो ओम्स लॉ जो लिनियरली चेंज होना चाहिए वो उस टाइम में लिनियरली नहीं रह पाता है। और भी बहुत सारे जो नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर, नाम मैंने सुनाया था सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इतना प्यारा टॉपिक है ना, हालांकि एक चैप्टर है पूरा। मोबाइल है, लैपटॉप है, पीसी है, कुछ भी है, खोल के पीछे देख लो सर्किट में 95% नहीं 98% जो एलिमेंट उसमें लगे होते हैं वो सेमीकंडक्टर एलिमेंट होते हैं। और वो कौन से होते हैं? नॉन ओमिक डिवाइसेज होते हैं, मतलब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इसका मतलब ओम्स लॉ का ये क्या हो गया? लिमिटेशंस हो गया। क्या बोला, पता चला? यस सर। हाँ, तो वही सब 3-4 जो है 3 पॉइंट लिखने होते हैं, क्योंकि ये 2 मार्क का पूछते हैं। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ में डायग्राम वगैरह बता के, मतलब ग्राफ वगैरह बना के बताना होता है। तो उसी को थोड़ा देखेंगे अच्छे से, अच्छा फील होगा। ठीक है बच्चे? सो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट वन, लिमिटेशंस ऑफ, मतलब करना क्या है, उतनी भावनाएं पता चली ना। ये करना ये है कि कहां-कहां ओम्स लॉ यूज नहीं होता है, कहां-कहां फेल हो जाता है, वही चीजें हमें दिखा देनी है। ये देखो यहाँ ना फेल हो जाता है और ऐसे फेल होता है। तो ये थोड़ी चीजें आपको 2 मार्क के लिए पूछी जाती है, वो ध्यान रखना है। सो सबसे पहले देखते हैं कंडक्टर्स पूरा लिखते हैं। कंडक्टर्स एट वेरिएबल टेम्परेचर। हाई लेते हैं तो थोड़ा और ज्यादा गड़बड़ होता है, लो लेते हैं तो थोड़ा ठीक भी रहता है, हाई लेते हैं तो ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। कैसे होता है चेक करो। ये है अपना V और ये है अपना I। जनरली ग्राफ कैसे जाना चाहिए बच्चा? स्ट्रेट लाइन। बट होता क्या है कि बहुत ज्यादा जब हम कंटिन्यूअस सप्लाई करते जाते हैं, तो जब ज्यादा करंट फ्लो होता है ना, जब ज्यादा करंट फ्लो होता है तो करंट से बताओ कौन सी एनर्जी जनरेट होती है? अरे बोलो जल्दी से। हीट एनर्जी। ये 10th में हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में सीखा था। तो हीट एनर्जी जब आता है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जैसे टेम्परेचर चेंज हो जाता है, इसका मतलब उस टाइम में उसके अकॉर्डिंग, करंट के अकॉर्डिंग वोल्टेज चेंज नहीं हो पाता है। इसका मतलब अब ये लिनियरली नहीं रहता, ये क्या होता है? बेंड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? सो कंडक्टर में जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, जब हाई करंट उसमें डालेंगे, टेम्परेचर चेंज होगा, तो उस टाइम में ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। इट मींस ये पहला लिमिटेशन हो गया, किसका? ओम्स लॉ का। क्या बोला, पता चला? अरे बोलो। हाँ, मतलब वेरिएबल, जैसे हाई तुमने ये किया टेम्परेचर, या टेम्परेचर को चेंज किया, चेंज कैसे होगा? तो करंट कंटिन्यूअसली दोगे, ऑफ कोर्स बेचारा गर्म हो जाएगा,
गर्म हो जाएगा तो पहले से जो टेम्परेचर था उससे अलग हो जाएगा, तो उस टाइम में V और I का जो ग्राफ होता है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। ठीक है बच्चे? सेकंड में भी है। सेकंड में क्या है कि कुछ डिवाइसेज ऐसे होते हैं बच्चे जिसमें क्या होता है कि वोल्टेज देने के बाद, सपोज देखो यहाँ पे ये वोल्टेज है और ये करंट, V वर्सेस ये I वर्सेस V किया था, ये V वर्सेस I किया है। मतलब हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट किया, देखा करंट की वैल्यू बढ़ ही नहीं रहा है। ऐसा होता है। एक वाटर वोल्टामीटर करके है डिवाइस, वाटर वोल्टामीटर, और भी बहुत सारे डिवाइसेज है, सेमीकंडक्टर में भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें वोल्टेज बढ़ाओगे लेकिन करंट की वैल्यू क्या रहती है, बढ़ती ही नहीं है। मतलब कुछ टाइम तक इसमें वाटर वोल्टामीटर जो रहता है ना, उसमें कुछ टाइम तक वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट की वैल्यू जीरो होती है। उसके बाद ये देखो लीनियर ही होता है, उसके बाद क्या होता है, लीनियर ही चेंज होता है, मतलब वोल्टेज बढ़ाने से करंट चेंज होता है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि जीरो से, जब जीरो से वोल्टेज बढ़ाते हैं तब करंट जीरो रहता है। मतलब यहां से लेके यहां तक में करंट की वैल्यू कितनी है, जीरो है। इसका मतलब ये रहा कि ठीक है, ओम्स लॉ को ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, बट प्योरली ओम्स लॉ को फॉलो नहीं किया। क्यों? क्योंकि जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाया था वैसे ही करंट की वैल्यू बढ़नी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। उनकी मटेरियल की प्रॉपर्टी जो होती है उसमें ऐसा रहता है कि वोल्टेज बढ़ते जाता है और करंट की वैल्यू जीरो होती है और बाद में वो चेंज होना स्टार्ट होता है। तो ऐसे डिवाइसेज में, मतलब ऐसे बहुत सारे डिवाइसेज हैं जहां पे प्रॉब्लम ये होती है कि वोल्टेज स्टार्ट्स राइजिंग बट स्टिल करंट कितना होता है, टेंड्स टू जीरो रहता है। क्या बोला बच्चे, पता चला? अरे हाँ या ना? V राइजेस और करंट की वैल्यू क्या रहती है, जीरो रहती है। तो ये भी क्या है, एक लिमिटेशन है किसका, ओम्स लॉ का, कि कुछ डिवाइसेज होते हैं जिसमें वोल्टेज हम बढ़ाते हैं बट स्टिल करंट की वैल्यू उस टाइम में क्या होती है, जीरो। इसका मतलब इसने ओम्स लॉ को फॉलो नहीं किया, तो ये भी एक लिमिटेशन हो गया। ठीक है? अरे बोलो। हाँ, अब आते हैं थोड़े सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो। सो फॉर डायोड, अब सेमीकंडक्टर मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती है। सेमीकंडक्टर सिर्फ अकेले बोलते हैं ना, तो उसमें डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर और क्या क्या, थर्मिस्टर, बहुत सारे एलिमेंट्स, आईसी में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो सिंपली डायोड के बारे में दिखा रहा हूँ। डाई मतलब होता है दो, डाई मतलब होता है दो। क्या होता है कि एक ऐसे डायोड बना दिया, देखो डायोड का सिंबल है, ये ट्रायंगल होता है और ट्रायंगल के आगे ना एक लाइन खींच देते हैं, इधर वाला साइड एनोड होता है। डायोड के बारे में बच्चे हमें पढ़ना है सेमीकंडक्टर में, यहाँ पे सिर्फ नाम भर यूज कर रहा हूँ। ये एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। जब इसको सप्लाई देते हैं ना, तो देखो एनोड मतलब पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, बोलो, अरे बोलो। हाँ, एनोड मतलब पॉजिटिव होता है, कैथोड मतलब नेगेटिव होता है। सो क्या किया यहाँ पे, देखो दो कनेक्शन है, एक एनोड का कैथोड के साथ और एक बार एनोड का पॉजिटिव के साथ और एक बार एनोड का नेगेटिव के साथ। तो अगर ये एनोड पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव को के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसको फॉरवर्ड बायस कंडीशन बोलते हैं। क्या होता है फॉरवर्ड बायस, अभी बात नहीं करेंगे, जब आएगा तब बात करेंगे फॉरवर्ड बायस। और इसको एनोड को अगर नेगेटिव डाल देते हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। और ये बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें पूरे सेमीकंडक्टर में। तो उस टाइम में जब दोनों मिला के बच्चे ग्राफ देखते हैं ना, तो कुछ ऐसे बनता है, देखो ये V वर्सेस I का ग्राफ हम सेमीकंडक्टर के लिए देख रहे हैं। ये प्लस में वोल्टेज दे रहे हो, इसका मतलब फॉरवर्ड बायस, यहाँ पे माइनस में वोल्टेज जा रहा है, इसका मतलब रिवर्स बायस। तो उस टाइम में पता है कैसे जाता है, ये कुछ ऐसे जाता है, देखो वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट की वैल्यू क्या है, जीरो। बाद में वो इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, बट स्टिल अभी भी वो कंप्लीट स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे बढ़ते जाता है। ठीक है? जब रिवर्स बायस में करते हैं ना, तो कुछ ऐसा आता है, ये आते 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 आके ऐसे नीचे हो जाता है। सो देखो यहाँ पे
कोई भी ना फॉरवर्ड बायस में, इधर वाला कंडीशन जो है उसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं और इधर जो है उसको रिवर्स बायस बोलते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि वोल्टेज नेगेटिव में बढ़ा रहे हैं और करंट देखो लिनियरली नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। क्या बोला, पता चला बच्चे? अरे सच में पता चला कि जो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का ग्राफ है ना, ये फॉरवर्ड बायस का है, ये रिवर्स बायस का है। फॉरवर्ड बायस में क्या करंट वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट जीरो है। बाद में थोड़ा देर के बाद ना, अब क्यों होता है ये सब सिखाया जाएगा, वरी नहीं करना, वहां चैप्टर में सिखाया जाएगा कि वोल्टेज बढ़ाने पे करंट क्यों बढ़ता नहीं है। ये सब चीजें वहां पे आएगी, एनर्जी गैप के थ्रू एक्सप्लेन किया जाएगा। सो बाद में वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ रहा है। इधर में भी वोल्टेज जब तुमने बढ़ाना स्टार्ट किया, ये थोड़ा और अच्छा नहीं दिख रहा है, ये करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है, कुछ दूर के बाद जाके ब्रेकडाउन होता है तो कुछ ऐसा आता है। तो ये भी डायोड का भी एक लिमिटेशन है कि डायोड ओम्स लॉ के किसी भी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। आया बच्चे? यस सर। स्क्रीनशॉट मारो, मार लिए? हाँ मार लिए होंगे, ठीक है। अब एक और एलिमेंट है, सेमीकंडक्टर का ही एलिमेंट है बच्चे, गैलियम आर्सेनाइड फॉर GaAs। सही है? आपने एलईडी का नाम सुने हो क्या बच्चे? अरे बोलो, एलईडी का नाम सुने हो ना, बल्ब टॉर्च सब तो सब जगह रहता ही है, उसमें भी ये यूज होता है गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। उस टाइम में जब ग्राफ देखते हैं ना, तो उस टाइम में क्या है कि एक वैल्यू ऑफ करंट के लिए दो दो वोल्टेज दिखता है। मतलब उस टाइम में जो ग्राफ कुछ होता है ना, वो कुछ ऐसे होता है। मतलब देखो, एक वैल्यू ऑफ वोल्टेज के लिए, सॉरी एक वैल्यू ऑफ करंट के लिए दो दो वोल्टेज दिखता है। ये भी ओम्स लॉ ऐसा नहीं सिखाया था। ओम्स लॉ ने बोला था V बढ़ाओगे ना तो I की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है, दो दो वोल्टेज के लिए करंट क्या है, तो एक ही है। ये करंट का नाम क्या ले लेते हैं, I ले लेते हैं। ग्राफ है I वर्सेस V, करंट का नाम I0 दे दिया। तो ये कुछ डिवाइसेस ऐसे भी होते हैं, मतलब ये मटेरियल है GaAs, गैलियम आर्सेनाइड। और देखेंगे गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड भी होता है, जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में यूज करते हैं। इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, वहां चैप्टर पे सिखाया जाएगा। तो ये भी ओम्स लॉ में नहीं बताया गया था कि ऐसे कि दो वोल्टेज के लिए एक ही करंट होगा, बट होता है ऐसा कि GaAs ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं, उनमें दो वैल्यू ऑफ वोल्टेज के लिए एक ही करंट मिलता है। तो ऐसी कोई भी चीजें ओम्स लॉ में नहीं सिखाई गई थी, ये उसके लिमिटेशंस है कि ये जगह वो वैलिड नहीं रह पाता। क्या बोला बच्चे, पता चला? बोलो। ये 2 मार्क्स, ये जो है ये 2 मार्क्स के लिए आपका था, 2 मार्क्स के लिए काम खत्म है। ज्यादा से ज्यादा तुम 3 पॉइंट को एक्सप्लेन करना, जरूरी नहीं कि चारों पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। रब किया जाए। हाँ, अब थ्योरेटिकल टॉपिक्स फाइनली खत्म हो गया। मुझे बहुत सुकून मिल रहा है कि मैं थ्योरेटिकल टॉपिक को खत्म कर दिया। अब 1-2 पॉइंट्स जो है वो मैथमेटिकली बोल सकते हैं, उसको देख के एंड फिर न्यूमेरिकल सेक्शन पे आते हैं कि थोड़ा एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो। चलो बच्चे, डेली लाइफ में रेजिस्टेंस किसी ने देखा है क्या? जल्दी बोलो बोलो, अरे बोलो, सुनाई दे रहा है बच्चे? सर छोटा सा आता है वो। अरे अब बहुत कुछ छोटा सा पतला सा ये होता है, लैब में रखा हुआ मिलता है। अब उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, मुझे नहीं पता। रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सब एक ही टाइप का थोड़ा थोड़ा दिखता है, मतलब अलग अलग स्लाइटली वैरायटी होती है। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। हाँ सर, रजिस्टर देखा है। ठीक है, अभी जब स्कूल खुलेगा तो सब लोग अच्छे से देखोगे कि रेजिस्टेंस बच्चा 2 टाइप का होता है। पहले ध्यान से सुनना। रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो जब भी रजिस्टर की बात करते हैं, रजिस्टर के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना? अरे बोलो। हाँ, 2 टाइप का होता है रजिस्टर। सबको पता है एक ऐसा डिवाइस जो कि फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, रजिस्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। 2 टाइप का होता है बच्चे,
एक होता है कांस्टेंट और दूसरा होता है वेरिएबल। ये 10th में था। कांस्टेंट रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा होता है और वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल या तो एरो मार दो या रियोस्टेट भी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता था। ये कुछ ऐसा सिंबल है। सो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस और ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कभी भी R से ही डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चे? अरे बोलो। हाँ, अब दोनों कोई भी रेजिस्टेंस की बात जब बात करते हैं ना तो जनरली वो दो मटेरियल से बना होता है। कितने मटेरियल से बोलो? हाँ, सो एक जो होता है ना वो वाउंड वायर यूज होता है गोल गोल घुमा के। जैसे रियोस्टेट देखोगे ना तो वहां पे वाउंड वायर, वाउंड मतलब घुमा घुमा के वायर से बनाया गया रहता है। और दूसरा जनरली कार्बन रजिस्टर होता है। ये वाउंड वायर रजिस्टर और दूसरा कार्बन रजिस्टर। कार्बन मतलब क्या, किससे बना होगा? तो कार्बन से बना होगा, कार्बन मटेरियल से बनता है। और ये एक वो दूसरा होता है वायर को घुमा के देते थे। अब किसी भी वायर के पास कॉमन सेंस रेजिस्टेंस होता है। किसी भी वायर के पास अगर कंडक्टर है तो उसके पास रेजिस्टेंस होता है। तो होता क्या है कि सपोज ये पेन है, इसी को वायर बार बार एकदम बाजू में लेते 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 वाउंड कर देते हैं ना, घुमा देते हैं, तो उस टाइम में भी क्या बन जाता है? वो रेजिस्टेंस बन जाता है। और रियोस्टेट उसी टाइप का एक रेजिस्टेंस है। ठीक है बच्चे? अब ये दोनों टाइप का रेजिस्टेंस ना लैब में मिलता है। वायर वाला भी जब जाके टीचर से या लैब असिस्टेंट से पूछना कि रियोस्टेट दिखाओ कैसे है, किधर है, तो वहां पे देखोगे ना तो एक सिलिंड्रिकल यहाँ पे सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट रहता है, उसके ऊपर ना वाउंड किया रहता है वायर से, पतला वायर से जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, उससे वाउंड करके रखते हैं। दूसरा जो होता है कार्बन रेजिस्टेंस। क्वेश्चन है कार्बन रेजिस्टेंस कैसे होता है? तो कैसे कहते हैं कि सिलिंड्रिकल छोटे छोटे सिलिंड्रिकल बॉक्सेज होते हैं, मतलब जहां बनाया जाता है ना वहां साचा जो होता है ना, साचा हिंदी में बोलते हैं, तो छोटे छोटे ना क्या बोलते हैं, सिलिंड्रिकल बॉक्सेज होते हैं। उस बॉक्स में ना कार्बन को मेल्ट करके डाल दिया जाता है, फिल किया। जैसे कैंडल कैसे बनता है, कैंडल जो है ना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रहता है सिलिंड्रिकल शेप का, और उसमें मोम को ना मेल्ट करके डाल देते हैं, सूख जाता है तो कैंडल बन जाता है। वैसे ही ना सिलिंड्रिकल शेप में ना कार्बन को मेल्ट करके डाल देते हैं और यहाँ पे लेड लगाते हैं दो साइड, मतलब दोनों साइड जो कनेक्ट करने के लिए पिन होना चाहिए ना, तो इसके लिए लेड लगाते हैं। और जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्बन को डालते हैं वो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है बच्चे? ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है और ये होता है लेड दोनों साइड से। वायर भी बहुत जगह यूज करते हैं, जनरली लेड ही यूज करते हैं। सो दोनों साइड से इसके दो टर्मिनल होते हैं जिसको हम लेड बोलते हैं। अंदर जो होता है कौन सा मटेरियल होता है? तो अंदर जो मटेरियल होता है उसको कार्बन मटेरियल बोलते हैं। सो कार्बन मटेरियल है। जो स्ट्रक्चर होता है जहां पे वो कार्बन मटेरियल को डालते हैं वो सिलिंड्रिकल शेप में होता है। और इसका रेजिस्टेंस जानने के लिए, कार्बन रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, इसका रेजिस्टेंस जानने के लिए यहाँ पे बैंड लगाते हैं। ये एक बैंड, ये कलर बैंड होते हैं, 2 बैंड, 3 बैंड, 4 बैंड, ये तुमको अलग अलग बैंड ना दिखते हैं वहां पे, कि इस बैंड से ना हम उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाते हैं। सो ये कितने बैंड है? 4। जनरली 3 भी रहता है या 4 रहता है, मतलब contains 3 और 4 कलर बैंड्स, 3 और 4 कलर बैंड्स, मतलब इसमें 3 या 4 कलर बैंड होता है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चे? कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में। मतलब मैं इसी को डिस्क्राइब कर रहा हूं, ये जस्ट नाम पर बताया, इसके बारे में पढ़ना नहीं है। इसका हमें एग्जैक्टली कार्बन रेजिस्टेंस का ना बैंड के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हमें सीखना है। क्या बोला, पता चला? हाँ या ना? हाँ। सो पता ये मैं ये बोला कि वायर वाला तो ठीक है, वायर वाले का रेजिस्टेंस हम देख के नहीं बता सकते हैं, वो लैब में मिलेगा, रियोस्टेट उसी से बना होता है। दूसरा जो मटेरियल यूज करते हैं ना कार्बन मटेरियल यूज करते हैं।
सिलिंड्रिकल कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसमें मेल्ट करके डाल देते हैं और लेड डाल देते हैं बीच से कि दो साइड टर्मिनल हो जाए, बाद में सूख जाता है तो सॉलिड जैसा बन जाता है और वो पूरा का पूरा सिलिंड्रिकल शेप में रहता है। 4 अलग अलग बैंड हम अलग से लगाते हैं, क्या करने के लिए कि उस कार्बन रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए वहां पे 3 या 4 बैंड लगाते हैं। ठीक है बच्चे, क्या बोला पता चला? यस सर। हाँ। सो अब हमें इसी कलर कोड को स्टडी करना है कि कलर कोड को देख के, जैसे डॉक्टर क्या जाते हैं छोटे बच्चे को लेके जाते हैं, अब छोटा बच्चा बोलता बोलता थोड़ी है, तो डॉक्टर लोग क्या पहले से स्टडी करते हैं, जब मतलब बनते हैं डॉक्टर तो उनकी स्टडी की जाती है कि बच्चा स्माइल करे तो कौन सा बीमारी है, रोए तो कौन सा बीमारी है। सो वैसे ही हमें ये कार्बन रेजिस्टेंस को, ये कलर बैंड को देख के कितने ओम का रेजिस्टेंस है ये हम पता कर पाए, यही हमें सीखना है। तो हमारा टॉपिक जो है वो है कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर। बच्चा 2 मार्क के लिए आता है, फ्री का टॉपिक है ये, मतलब फ्री के मार्क्स इसमें मिलने वाले हैं, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो कैसे करना है चेक करो। ये है अपना कार्बन रेजिस्टेंस, अच्छे से देखना, इसकी थ्योरी नहीं पूछी जाती है, इसके अबाउट हो कार्बन का हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, वही बताना होता है। सो कितने बैंड हो गए बच्चे? 4। ये लेड लगा होता है कनेक्शंस के लिए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट बैंड, ये हो गया सेकंड बैंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, इसका नाम ले लेते हैं बच्चे ए, इसका नाम ले लेते हैं बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। ये एबीसीडी मैं अपने मन से लिया और कुछ ये नहीं है, एबीसीडी अपने मन से मैंने लिया। रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं देखो ध्यान से, पहला और दूसरा डिजिट्स को बताते हैं, मतलब कैसे रेजिस्टेंस निकालेंगे, ए बी, मतलब ए के साथ कौन रहेगा? बी। अरे क्या बोला पता चला? जैसे 1 के साथ 2 आता है तो क्या बन जाता है? 12 बन जाता है। 3 मतलब ऐड नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। 1 को जब 2 के साथ रखेंगे तो क्या बन जाएगा? 12। 1 को जब 4 के साथ रखेंगे तो क्या बन जाएगा? 14। वैसे ही ए बी, ए के जस्ट बाजू में क्या है? बी। इनटू, इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। ये इनटू मतलब क्या? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इनटू होता है सी एंड प्लस माइनस होता है डी। ये होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। मतलब ए बी, ए इंटू बी नहीं है, ए बी है, ए के बाजू में बी रखा है, ए बी इंटू सी प्लस माइनस डी परसेंट के फॉर्म में रहता है, प्लस माइनस डी परसेंट के फॉर्म में रहता है। ये ए किसको बताता है बच्चे? ए बताता है डिजिट को, बी भी बताता है डिजिट को, सी जो बताता है मल्टीप्लाई तुम कर रहे हो इसीलिए इसका नाम रखा गया है मल्टीप्लायर, और डी जो बताता है वो बताता है टॉलरेंस को। टॉलरेंस क्या होता है बच्चे? कोई बोलेगा क्या? ना ना, टॉलरेंस होता है ना, बताता है कि इतना फ्लेक्सिबल हो सकता है, इतना वैरी हो सकता है। मतलब सपोज उसकी वैल्यू, किसी की वैल्यू, जैसे ये मार्कर है, किसी ने बोला ना इसका लेंथ 12.3 सेंटीमीटर है, 12.3 सेंटीमीटर एंड प्लस माइनस डाल दिया 1 mm, तो 1 mm याद हो दिखते थे तो इतना एरर कर सकता है, मतलब इतनी गलती हो सकती है, इतना आगे हो सकता है या इतना पीछे हो सकता है। सो टॉलरेंस क्या बताता है? रेंज बताता है कि इतना गड़बड़ी हो सकती है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है और थोड़ा कम भी हो सकता है। क्या बोला पता चला? यस सर। स्क्रीनशॉट मारो फटाफट, मुझे सीक्वेंस लिखना है जल्दी। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना है कैसे? ए बी इंटू सी प्लस माइनस डी, बस ए बी इंटू सी प्लस माइनस डी। अब चलो ए कब होगा, ए की वैल्यू बी की वैल्यू सब याद रखनी है। तो कुछ मैं सीक्वेंस बता रहा हूं बच्चे, आपको ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है? देखो मैं एक टेबल बना रहा हूं, एक टेबल, हाँ ये है कलर, देन है ये डिजिट, ये है कलर, देन डिजिट, देन मल्टीप्लायर। डिजिट 2 बार है बच्चे, एक बार ए है और एक बार बी है, तो 2 बार मैं लिख देता हूं, हालांकि एक ही बार लिखना चाहिए था। डिजिट एक बार ए के लिए, फिर से डिजिट किसके लिए? एक बार बी के लिए,
एंड फिर क्या बोलेंगे बच्चे, मल्टीप्लायर, ये सी बोल देते हैं। और लास्ट वाला टॉलरेंस, टॉलरेंस इसका नाम डी बोल देते हैं। ये तुमको एग्जाम में टेबल नहीं बनाना है, एग्जाम में तुमको वैल्यू लिखनी है उसकी, मतलब एग्जाम में तुमको एग्जैक्टली कितना रेजिस्टेंस आएगा उसको बताना होता है। सो चलो एक सीक्वेंस है, बता रहा हूं। सीक्वेंस क्या है, बीबी रॉय, बीबी रॉय एक आदमी थे, बीबी रॉय एक आदमी थे। कहां के, तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, मतलब रहने वाले थे ग्रेट ब्रिटेन के। सुनाई दे रहा है बच्चे सबको? Yes, sir. हाँ, बीबी रॉय एक आदमी थे, कहां के रहने वाले थे, ग्रेट ब्रिटेन। उनकी वाइफ बड़ी अच्छी थी, तो हैविंग वेरी गुड वाइफ, वी फॉर वेरी, जी फॉर गुड। अच्छा चलो लिखते जाता हूं। बीबी रॉय आदमी थे, बीबी रॉय कहां के रहने वाले थे, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये जो भी मैं कैपिटल में लिख रहा हूं ये सब सीक्वेंस है हमारे। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, अच्छा पूरा लिखना पड़ेगा, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन having very good wife, very good wife, wearing gold, silver and necklace, wearing gold, silver and necklace। ठीक है, चेक करो यहाँ पे बीबी रॉय, ऑफ जो है, ऑफ से कोई कलर नहीं है, फिर से बता रहा हूं, ऑफ अगर भूल भी जाते हो तो भी चलेगा। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे, सो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैविंग, एच से कोई कलर नहीं होता है, दिमाग में फिट करो, एच से कोई भी कलर नहीं होता है। हैविंग वेरी गुड वाइफ, एक एक वर्ड ले रहे हैं सबका। बीबी रॉय ऑफ किधर के, ग्रेट ब्रिटेन, हैविंग एच से कोई कलर नहीं है, हैविंग वेरी गुड वाइफ, वियरिंग, अभी दो बार डब्ल्यू आ रहा है तो दो बार नहीं लिखेंगे, कई बार लिखेंगे, वियरिंग गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर एंड नेकलेस। एन से जो होता है नो कलर होता है, एन से जो बच्चा होता है वो नो कलर है। क्या बोला, पता चला? अरे हाँ या ना? फिर से, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो एन से नो कलर मतलब खत्म, कुछ नहीं होता है। यहां तक किसी को डाउट है? ये सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है, अगर सीक्वेंस याद नहीं रहा तो पूरा का पूरा आंसर रॉन्ग। चलो, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्लैक, देन बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, O for orange, Y for yellow, G for green, B for blue, V for violet, G for grey and W for white। कैसे लिखा पता चला? Yes, sir. सीक्वेंस याद रखना है। बीबी रॉय कहाँ के रहने वाले थे? तो ग्रेट ब्रिटेन के, उनकी वाइफ बहुत अच्छी थी, तो हैविंग वेरी गुड वाइफ। वैसे मेरी वाइफ अच्छी है बट ठीक है, अभी कुछ कर नहीं सकते हैं, ये सीक्वेंस उनका ही रहता है। चल देखिए दे, सो ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर नेकलेस एंड फॉर नो कलर है। ठीक है, अब ये लिख लिया तो सिंपल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खत्म। देखो नंबरिंग तो करना है, सीक्वेंस अगर गड़बड़ तो सारा नंबरिंग गड़बड़, मतलब वो ए और बी की वैल्यू तुम्हारी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो ये सेम, ये तो रिपीट ही होगा वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई भी डिजिट के लिए काम नहीं आता है ये दोनों। ठीक है, अब आते हैं मल्टीप्लाई, कुछ नहीं 10 के पावर में डाल दो, ये जो लिखे हो वो सब मल्टीप्लाई मतलब 10 के पावर में जाता है। 10 raised to power 0, 10 raised to power 1, 10 raised to power 2, 10 raised to power 3, 10 raised to power 4, 10 raised to power 5 6 7
8, 9। ये जनरली मल्टीप्लायर के लिए यूज नहीं होते गोल्ड एंड सिल्वर, बट कई बार देखा गया है कि यूज कर देते हैं कुछ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये दो ना कई बहुत ही रेयरली गोल्ड एंड सिल्वर का जो तीसरा बैंड है, ये पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड और चौथा बैंड, जनरली ये गोल्ड, सिल्वर और नो कलर टॉलरेंस के लिए यूज किए जाते हैं। गोल्ड अगर कलर रहा तो 5% टॉलरेंस होता है, मतलब 5% वैल्यू आगे पीछे हो सकती है। अगर सिल्वर रहा इसका मतलब 10% वैल्यू आगे पीछे हो सकती है। और कुछ भी कलर नहीं रहा, मतलब 3 ही बैंड रहा, अगर चौथा बैंड है ही नहीं, इसका मतलब कोई कलर है ही नहीं वहां, इसका मतलब कितना टॉलरेंस हो सकता है आगे पीछे? 20% हो सकता है। ये जो 10⁻⁻1 10⁻⁻2 लिखा है ना, ये बहुत ही रेयरली यूज होते हैं। जनरली मल्टीप्लायर के लिए यही 10 कलर यूज होते हैं, ये दोनों रेयरली यूज होते हैं। क्या बोला, पता चला? यस सर। हाँ, सो टॉलरेंस में कौन कौन यूज होते हैं बताओ? टॉलरेंस में कौन कौन यूज होते हैं? गोल्ड, सिल्वर और कुछ भी नहीं। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं मतलब नो कलर। और जब भी नो कलर है इसका मतलब सबसे ज्यादा गड़बड़ी करेगा, कितना? 20% की। ठीक है बच्चे, यस सर। स्क्रीनशॉट मारो। फिर से एक बार सीक्वेंस बोल रहा हूं क्योंकि ये 2 मार्क का फ्री का क्वेश्चन है। बीबी रॉय कहाँ के रहने वाले थे? ग्रेट ब्रिटेन के। हैविंग वेरी गुड वाइफ, उनकी वाइफ बहुत अच्छी थी। आधे लड़के तो इसलिए पढ़ाई करते हैं कि लड़की अच्छी मिले। सो अभी हैविंग वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर एंड नेकलेस। ठीक है बच्चे? हाँ, अभी देखो लड़के लोग थोड़ा भले बुरा लगे लेकिन सही है, आधे लोग इसीलिए पढ़ाई करते हैं। चलो यही सत्य है। हाँ सत्य है। चलो इसको रब करें, मैं रब करूं? कर दो। नहीं। हाँ ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट मारो फटाफट। एक क्वेश्चन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। रब करूं? चलो सोच, क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं देखो, एकदम टाइम पास क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आता है? सो देयर इज क्वेश्चन इन विच ए कार्बन रेजिस्टेंस इज गिवन। 4 कलर बैंड दे दिया है। पहला ले लिया है ब्राउन, दूसरा ले लिया है ब्लैक, देन ले लिया है ग्रे और लास्ट वाला है गोल्ड। लास्ट वाला है गोल्ड। ये 4 कलर दिए हैं बच्चे। अब पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। क्या पूछा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो सिंपल, हमें पता है R इक्वल टू क्या होता है? ए बी इंटू सी प्लस माइनस डी। ए बी इंटू सी प्लस माइनस डी। चलो ब्राउन, एक ए ब्राउन है, ब्राउन देखो, ब्राउन ब्राउन ब्राउन, कितना नंबर है उसके लिए? 1। बी क्या है? ब्लैक 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 किधर है? 0। सो बी की वैल्यू कितनी हो गई? 0 इनटू सी टॉलरेंस है, सी देखो, सी क्या है? ग्रे। तो थर्ड वन सॉरी मल्टीप्लायर है, तो सी क्या है? ग्रे। ग्रे क्या है? 8 10⁻8 प्लस माइनस डी वाला किसको बता रहा है? टॉलरेंस को। देखो गोल्ड की जगह कितना है? 5%। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओम डाउट है? बोलो। नो सर। फ्री का मार्क्स है कि नहीं है? हाँ सर। लेकिन तुमको उसके लिए सीक्वेंस आना चाहिए। यस सर। ये सीक्वेंस अगर तुमको नहीं आता है तुम कुछ नहीं कर सकते हो। आज जरा भी एक भी गड़बड़ हुआ तो पूरे रेजिस्टेंस की वैल्यू तुम मस्त ऊपर नीचे कर दोगे और आंसर तुमको 0 आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट, छोटा सा। 4 बैंड मैं दे देता हूँ और वैल्यू मेरे को बताओ तो जल्दी से पता चलेगा सीखे कि नहीं सीखे। ये है ग्रीन, दूसरा है ब्लू, तीसरा है रेड और चौथा सिल्वर है। चलो रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ। 5 कितना? 5 6 हाँ 56, 56 को 56 बोलते हैं। अब ये 1 0 मत बोलना, आंसर है 10 × 10⁻8। हाँ कितना आया बच्चे? 56 ऐसा, ठीक है, वेरी गुड, सही है। R इक्वल टू ग्रीन में देखा ग्रीन ग्रीन 5, ब्लू में देखा ब्लू 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 मतलब 6, 56 इनटू तीसरा क्या है? रेड
रेड 2 मतलब 10 raised to power 2 प्लस माइनस 10%। इतना ओम क्या हो गया बच्चे? आंसर आया कि नहीं आया? आया सर। हाँ, 2 मार्क्स खत्म, 2 मार्क्स के लिए खत्म हो गया। ठीक है, पक्का यहाँ तक समझ में आया? सबको डाउट है कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं है? चलो अब स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाला टॉपिक, वेरी गुड। अब स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं रब कर रहा हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। होप की ले चुके होगे। चलो रेजिस्टेंस सीख चुके हो। रेजिस्टेंस के बारे में क्या पता है? सो इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू अपोज फ्लो ऑफ करंट। हमेशा फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। अब चलो आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब थोड़ा जल्दी टॉपिक जाएगा। ये कैपेसिटर में मैक्सिमम चीजें सिखा चुका हूं, इसीलिए थोड़ा जल्दी जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कितने टाइप के कॉम्बिनेशन हो गए बच्चे? जल्दी बोलो। वेरी गुड, सीरीज एंड पैरेलल। ये कौन है? माइक सही करो। देखो हम निकाल के फेंक देंगे बाहर, अगर कोई गड़बड़ किया तो जल्दी से फटाफट जिसका भी प्रॉब्लम है चेक म्यूट कर देना। चलो सीरीज कॉम्बिनेशन आते हैं। सबको पता है ना सीरीज मतलब एक लाइन होता है। यस सर। हाँ, वहां पे कैपेसिटर में चार्ज सेम होता था, यहाँ पे क्या सेम होगा? करंट सेम होगा। चार्ज यहाँ पे करंट बन जाता है, सिंपल, बस इतना ही डिफरेंस है। चार्ज बेचारा करंट बन जाता है, वोल्टेज तो वोल्टेज ही रहता है। रेजिस्टेंस का सिंबल भी बता चुका हूं। तो सीरीज 1 2, ये बैटरी लगा दिया, ये रेजिस्टेंस हो गया R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये बैटरिया हो गया, ये I गया तो सब में क्या जाएगा? I ही जाएगा। जल्दी बोलेगा। इसके क्रॉस का वोल्टेज V1, इसके क्रॉस का वोल्टेज V2। सही है, मतलब करंट हो गया सेम और पोटेंशियल V वोल्टेज नहीं होता, V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, याद रखना है। वोल्टेज के टर्म में हम लिखते हैं उसको। सो V क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। सही है। कैसे प्रूफ करेंगे? तो बहुत सिंपल है। देखो क्या अलग अलग है, जल्दी बोलो बोलो। वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज V इक्वल टू क्या लिखेंगे? V1 प्लस V2। सिंपल, टोटल वोल्टेज ये जो रहेगा वही तो दोनों को देगा। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2। ओम्स लॉ पता है, V इक्वल टू IR। तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज है तो टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? I1 इनटू R1। करंट तो सेम ही है तो I इनटू R1 प्लस I इनटू क्या लिख दिया बच्चे? I2। I कॉमन है, कैंसिल। R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया? R1 प्लस R2, मतलब कैपेसिटर का उल्टा। आया कि नहीं आया बच्चे? इन जनरल क्या लिख सकते हैं? अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस रहे तो R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश टू क्या हो जाएगा बच्चे? Rn। एनी डाउट? बोलो। If n number of equal resistance, n number of equal, हाँ बोलो बच्चे। Not visible. हाँ, if n not visible, सबको नहीं दिख रहा है क्या? बोर्ड के ऊपर है सर। अच्छा ठीक है, रुको। बोर्ड के ऊपर मैं शक्तिमान हूँ जो ऊपर से दिखूंगा। सो चेक कर इधर। हाँ, if n number of equal resistors are connected in series, ये बताओ ज्यादा जब ऐड करोगे, मतलब इक्वल ऐड करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो सिंपल, n से मल्टीप्लाई कर दो। वहां पे भी तो सिखाया था कैपेसिटर में, बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो और घट रहा है तो डिवाइड कर दो। आया ना? हाँ, अब पोटेंशियल डिवीजन रूल याद करो। वहां पे V1 V2 I1 I2 के बारे में बात किया था। चार्ज डिवीजन रूल एंड पोटेंशियल डिवीजन रूल, तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? चेक करो। करंट सेम है कि अलग अलग है? देखना फटाफट।
इसका मतलब क्या करंट डिवीजन फॉर्मूला लगाने की जरूरत है? नहीं, तो पोटेंशियल डिवीजन लगाना है। तो ठीक है भाई, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू R1, सिंपल। V इक्वल टू I, तो V1 इक्वल टू I1 इंटू R1, V2 इक्वल टू I इंटू क्या लिखेंगे बच्चे? R2। दोनों को डिवाइड कर दो, सेम प्रोसीजर, नो चेंज, वहां पे भी यही किया था। फ्रॉम 1 डिवाइड बाय 2, सो V1 अपॉन V2 इक्वल टू क्या हो गया? R1 अपॉन R2। ना ही V1 पता है और ना ही V2 पता है, बताओ क्या यूज करें? कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। सो ऊपर वाला रहने दिया, इधर वाला भी रहने दिया। नीचे वाला में क्या किया? ऊपर वाला प्लस नीचे वाला। यहाँ पे भी क्या किया? ऊपर वाला प्लस नीचे वाला। सो V1 इक्वल टू, इसको उधर भेज दो, V1 प्लस V2 की वैल्यू पहले से पता है V, सो V इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। सही है? हाँ या ना? सिमिलरली V2 अगर निकालते हैं तो V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब ये बताओ, जब पोटेंशियल डिवीजन लगाया तो खुद का रेजिस्टेंस कि दूसरे का रेजिस्टेंस? खुद का। ऊपर में, नीचे में तो सोचना ही नहीं है, नीचे में तो ऐड ही होगा। वोल्टेज डिवीजन लगा रहे हो तो V होगा, करंट डिवीजन लगा रहे हो तो I होगा। सो वोल्टेज डिवीजन तो खुद का। कैपेसिटर में ऐसा नहीं था, कैपेसिटर के लिए V इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। याद रखना, कैपेसिटर में ना कैपेसिटर और रेजिस्टेंस उल्टा काम करते हैं। देख ही रहे हो सीरीज वाला पैरेलल में, पैरेलल वाला सीरीज में। मतलब वहां पे क्या, किसी एक को याद रखो, तो कैपेसिटर का याद रखना, कैपेसिटर का याद रखो, रेजिस्टर का याद रखना, रजिस्टर का याद रखो। तो मैं याद रखा हूं ना कि रेजिस्टेंस में करंट का सेम लेते हैं, सॉरी वोल्टेज का सेम लेते हैं। तो कैपेसिटर में जब यूज करेंगे वोल्टेज तो दूसरे कैपेसिटेंस यूज कर देंगे। क्या बोला, पता चला? तुमको जैसे याद रखना है रखो, किसी एक का तुमको पता है तो दूसरे का लिख सकते हो। यहाँ पे अगर तुम्हारा R1 है ना, तो वहां पे कैपेसिटर के फॉर्म में C2 होगा, ठीक है? नीचे में तो C1 प्लस C2, नीचे में तो सेम ही है। आया बच्चे याद है? स्क्रीनशॉट मारो फटाफट, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मार लिए? हाँ, अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है कि नहीं होता है? हाँ, सो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम होती है। सो पैरेलल बताया था ना कैसे होती है? आया ना? हाँ, सो दो रेजिस्टेंस बच्चे ले लिया, बैटरिया को डाल दिया, ये रेजिस्टेंस हो गया R1, ये रेजिस्टेंस हो गया R2। यहाँ से बेचारा करंट दिया बैटरी ने I, यहाँ पे भी I गया, कितने रास्ते मिले? दो, एक I1 और दूसरा I2। पैरेलल है तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? सेम सेम होगी। सो अगर ये V है तो उसके पास भी क्या होगा? V ही होगा, ठीक है? सो लिख दिया V सेम, V क्या हो गया बच्चे? सेम, एंड I क्या हो गया? डिफरेंट। पैरेलल में ऐसा होता है। पैरेलल का तुमको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने बताया था कि पैरेलल कैसे याद रखना, अगर दोनों साइड का टर्मिनल मैच कर गया तो क्या होता है? पैरेलल चेक करो, इसका टर्मिनल यहाँ, इसका भी टर्मिनल यहाँ मैच हो गया, इसका टर्मिनल यहाँ और इसका भी टर्मिनल यहाँ मैच हो गया। ये सब याद है कि भूल गए सर? वेरी गुड। सो स्टार्ट कैसे करेंगे? जो अलग है, अलग क्या है? करंट। सो R इक्वल टू I1 प्लस I2। वेरी गुड। I की वैल्यू V बाई R, सो V टोटल तो RV टोटल। I1 की जगह क्या लिखेंगे? V बाई R1 प्लस I2 की जगह V अपॉन R2। अब इसमें से V कॉमन हो गया तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। फिर से पता चला कि रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस में जो भी सीखे थे रेजिस्टेंस का उल्टा उल्टा चलता है, ठीक है? अब इन जनरल अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स रहे तो इन जनरल क्या लिख सकते हैं? सो 1 अपॉन, अच्छा हाँ एक चीज और, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर दो रहे तो ऐसा लिख सकते हैं, दो से ज्यादा रहे तो कुछ नहीं कर सकते हैं, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू
1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डैश डैश टू 1 अपॉन Rn। सो ये कितने के लिए हो गया? तो n नंबर के लिए हो गया। इफ n नंबर ऑफ इक्वल रजिस्टर्स, n number of equal resistors are connected in parallel, then तो then क्या करेंगे? तो बहुत ही सिंपल सा काम करेंगे। क्या देखो यहाँ पे कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? बोलो। कम हो रहा है, इसका मतलब डिवाइड कर दो। ज्यादा होता है तो मल्टीप्लाई कर दो, कम हो रहा है तो डिवाइड कर दो। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गई? R by N। नाउ अब बताओ करंट डिवीजन फॉर्मूला लगाया जाए कि पैरेलल वोल्टेज डिवीजन? करंट डिवीजन। वोल्टेज तो सेम है ना, तो वोल्टेज क्यों लगाएंगे? तो क्या लगाएंगे? करंट डिवीजन। तो सिंपल क्या लिखेंगे? I1 इक्वल टू V बाई R1 और I2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? V बाई I2। दोनों को डिवाइड कर दो। सो I1 बाई I2 इक्वल टू R2 अपॉन R1। कंपेरेंडो एंड डिविडेंडो, I1 अपॉन तो I2 अपॉन ऊपर नीचे ऐड कर दो तो I1 प्लस I2 या R1 प्लस I2। सो फाइनली I1 इक्वल टू I इंटू I2 अपॉन R1 प्लस I2। I2 इक्वल टू क्या हो गया बच्चे? I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस। एनी डाउट? जल्दी जल्दी बोलो। पक्का ना? स्क्रीनशॉट मारो जल्दी 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 जल्दी। हो गया होगा? हाँ ठीक है। सो अब क्या करता हूं मैं, एक ही साथ लिख के बताता हूं। मैं क्या याद रखा हूं, देखो मुझे याद है कि रजिस्टर में करंट के फॉर्म में डील करते हैं और करंट में ना दूसरे का रेजिस्टेंस लेते हैं। सो I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये मैंने याद रखा है पूरे लाइफ से। चार्ज के लिए कैपेसिटर को चार्ज के फॉर्म में डील करते हैं तो I की जगह Q आएगा। तो Q1 इक्वल टू Q इंटू, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे पता चलता है दूसरे का ले रहे हैं तो कैपेसिटर में खुद का लेंगे। सही है। अब इसी से वोल्टेज लिख दो। जब रेजिस्टेंस में करंट में दूसरे का लेते हैं रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज में क्या लेंगे? खुद का लेंगे। तो उसी से क्या लिख दो? कैपेसिटर के लिए लिख दो वोल्टेज का, तो उस टाइम में दूसरे का लेंगे V इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। याद रहेगा? Yes sir. पक्का? Yes sir. ठीक है। सो कोई भी एक याद रखो, तुमको जो अच्छा लगता है वो याद रखो। मैं करंट ज्यादा यूज करता था, मेरे को फेवरेट वही था, और उसमें भी रेजिस्टेंस में करंट वाला टर्म फेवरेट था, तो मैं याद रखा था करंट डिवीजन जब लगाएंगे रेजिस्टेंस में तो दूसरे का रेजिस्टेंस लेते हैं, उससे कोई भी निकाल सकते हैं। ये हो गया अपना। उसके बाद इसके बहुत क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चे, तो थोड़ा अच्छा अच्छा फील हो जाए। सो डिवीजन वाइज हाँ ऐसा ले लेते हैं, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, ये भी और ये भी। तो ये ले लेते हैं एक, ये लेते हैं दो, ये ले लेते हैं तीन, कितना हो जाएगा? 6। ये ले लेते हैं 6, तो कितना हो जाएगा भाई? 3 3 3 3 3, ये ले लेते हैं 4, 3 4 7, 7 और 5 12, और ये ले लेते हैं फिर 24 वोल्ट, 24 वोल्ट। फाइंड करंट एंड, नहीं करंट को आई लिख रहा हूं, फाइंड करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। ट्राई करोगे? मैं करूं बच्चे? बोलो। मैं करूं? Try करें। हाँ ट्राई करो, गलत बात नहीं, एकदम जल्दी जल्दी करो। ऐसा क्वेश्चंस कैपेसिटर में हम देख चुके हैं। फटाफट करके आंसर बताओ। सबके अक्रॉस का करंट और सबके अक्रॉस का वोल्टेज।
हाँ 2 में 2 है और हाँ। 3 में 3 है। हाँ 6 में 6 है, हाँ 6 में 6 है। 4 में 8 है और 5 में 10 है, यही है ना? हाँ हाँ सर। सही है। चलो कैसे सॉल्व सॉल्व करेंगे देखो, सिंपल। जब भी सीरीज पैरेलल देखना होता है तो जिधर वोल्टेज वाला टर्म बैटरी होता है उससे दूसरे साइड से देखते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? अरे बोलो। पता है। हाँ सही है। तो ये तीनों क्या हो गए बताओ, सीरीज के पैरेलल। सीरीज नहीं समझ में आया तो करंट आ ही गया, यहाँ तक आ ही गया। कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 2, एक I1 दूसरा I2। इस पूरे में एक ही लाइन है तो एक ही करंट आ रहा है, इसमें दूसरा करंट आ रहा है। ये सीरीज में कितना हो गया? 6 ओम। सर्किट वापस से बना सकते हो, जिसको प्रॉब्लम हो रही है, जिसको आता है वो डायरेक्ट कर सकते हो, जिसको नहीं आता है वापस से बना लो। ये हो गया 4 ओम, ये हो गया 6 ओम और ये भी हो गया 6 ओम, ये हो गया 5 ओम। यहाँ से अभी भी I जा रहा है, यहाँ से अभी I1 और ये I2, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। सिंपल। ये दोनों क्या है बच्चे? तो ये दोनों पैरेलल में, तो 6 और 6 में कितने हो गए? तो आधा हो गया 6/2, तो कितना हो गया? 3 ओम। अब ये तीनों किस में हो गए? सीरीज में। तो 4 3 7 और 5 12। सो I की वैल्यू कितनी हो गई? सो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना? 2 एम्पीयर। अब करंट डिवीजन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, अगर अलग अलग होता ना तो जरूरत पड़ती। इक्वल इक्वल रेजिस्टेंस है, कॉमन सेंस से आधा आधा डिवाइड होगा। तो सिंपल, I1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 एम्पीयर एंड I2 की वैल्यू भी कितनी हो गई? 1 एम्पीयर। और जब करंट पता है तो हम क्या वोल्टेज भी उसके अक्रॉस बता सकते हैं। इसमें I जा रहा है तो 4 into 2 कितना? 8 वोल्ट। इसमें 1 ओम जा रहा है तो 1 एम्पीयर, सो 6 into 1 6 वोल्ट। तो यहाँ पे फिर 1 into 1 1 वोल्ट, 2 into 1 2 वोल्ट, 3 into 1 3 वोल्ट। इसमें करंट I वापस आ रहा है, I की वैल्यू 2 है तो 5 2 जा 10 वोल्ट। आया कि नहीं आया बच्चे सबको? आया सर। ये प्रियांशी आजकल दिखती है क्या? प्रियांशी नहीं दिखती है ना? ठीक है चलो ध्यान देते हैं। यहाँ तक हो गया बच्चे? यस सर। तो एक क्वेश्चन होमवर्क इस टाइप का, एक क्वेश्चन बता दिया, आप लोगों को पता चला, मैं खुश हूं। अब चलो इसका दूसरा क्वेश्चन देखो। ये कुछ ऐसा है, ये दोस्ती, हाँ ऐसा है। ये ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं बच्चे? 6 6 6 6 6 1 3 and 3 ना 2 है, 8 चाहिए ना मुझे, सो 4 8 चाहिए तो ये 8 ले लेते हैं, 4 हो गया, 4 हो गया तो 6 4 24 6 4 10 8 4 4 और ये भी 4 ले लिए, 8 8 48 ना, ये 2 ले लिया तो 8 और 2 8 ना 16 1.6 तो ये कितना ले लेते हैं? 5 और क्या नहीं लिया हूँ इधर? 6 वोल्टेज 20 वोल्ट। यहाँ देख सकिए बच्चे, डायग्राम समझ में आया सबको? फाइंड हाँ, फाइंड करंट
and voltage across 3 ohm and 8 ohm, ये दो के अक्रॉस करंट और वोल्टेज बताना है। समझ में आया बच्चे? जल्दी बोलो बच्चे, लिख लिए? हाँ, जोर से बोलो, ऐसे थोड़ी होगा। जय, जोर से बोलो जय माता दी। ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। मैं रब कर रहा हूँ, ये होमवर्क रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता अगर ये बन जाएगा तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। 3 मार्क के लिए बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इस टाइप का। तुम्हारा 3 मार्क शायद परफेक्ट हो जाए पूछेगा तो चलो नेक्स्ट आते हैं। अब आर इक्विवेलेंट निकालना सिखाते हैं, आर इक्विवेलेंट निकालना सीखते हैं, ठीक है? अब जो टॉपिक चलेगा फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल कैसे सॉल्व करते हैं उसके टॉपिक पे आते हैं। ये सब पहले से सीख चुके हैं बट स्टिल मेरे को अच्छा लग रहा है इसीलिए मैं फिर से आ रहा हूँ। सो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, 5 ohm, 6 ohm, 7 ohm and 8 ohm। ऐसा लग रहा है बड़ी खराब कर दिया बट कुछ कर नहीं सकते हैं। फाइंड R equivalent between first one A and B, second one A and D, third one B and D and fourth one B and C, fourth one A and C। बच्चे क्वेश्चन समझ में आया? अरे हाँ है ना? चलो एक काम करो आप लोग, पहला वाला बताओ, A और B के बीच में फटाफट अभी बताओ तो। पहला वाला सिर्फ फर्स्ट वन निकालना है, A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 6 हैं 6 नहीं, लग तो नहीं रहा है 6 आएगा। A और B के बारे में बात कर रहा हूं मैं। नहीं 6 नहीं आएगा। और कोई करो, और कोई? एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, ये 10th क्लास है क्वेश्चन है, ठीक है? और किसी है कुछ आया? 51/15 हो सकता है बच्चे, बाई 15 अगर बोल दिए तो थोड़ा अच्छा लग रहा है कि शायद सही होगा। 43/6 43/6 पता नहीं, चलो मैं कर देता हूं। ध्यान से देखो, किसके बीच निकालना है बच्चे? ये पूरा लिख लिया हो ना? ये पूरा लिख लिया हो ना? हाँ ठीक है। ये बताओ किसके बीच निकालना है सबसे पहला वाला? A and B। तो जब नहीं समझ में आया तो उसके बीच में क्या लगा दो? बैटरी। अब यहां से करंट जाएगा, कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 2 पार्ट। यहां से करंट जाएगा क्या सी के तरफ जाएगा करंट? बोलो नहीं, क्योंकि ओपन सर्किट है और ओपन में कब से करंट फ्लो होने लगा, इसका मतलब करंट किधर आएगा? नीचे। अब जब नीचे आएगा तो क्या डी के तरफ जाएगा या वापस आएगा? आंसर है वापस आएगा, क्योंकि डी क्या है? ओपन सर्किट है। तो खत्म ना ये और ये क्या हो गए? खत्म। जैसे खत्म हुआ इसका मतलब ये दोनों तीनों क्या हो गए? सीरीज में। 5 4 9 6 15 ओम। 15 और 3 क्या हो गए बच्चे? आमने सामने पैरेलल में।
सो 15 इंटू 3 अपॉन 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 15 इंटू 3 मतलब 45, ठीक है। 15 3 45 और ये कितना हो गया? 15 3 18, 9 2 18 और 9 5 45, सही है क्या? हाँ 9 2 18 9 5 45, कितना आ गया बच्चे? 2.5 ओम, सही है। अभी 1 2.5 और 2 क्या है? सीरीज में हो गए। सो आर इक्वल 1 प्लस 2.5 प्लस 2, क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? ऐसा गड़बड़, इतना ब्लंडर मिस्टेक नहीं टॉलरेट किया जाएगा, पता चला? Yes, sir. ऐसा ऐसे करोगे। वैसे अब बाकी का भी देखना ध्यान से, ठीक है। 2 क्वेश्चन हम लोग फटाफट लिख लो और रब ये देख लो। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के लिए याद करो, कैपेसिटर में मैंने सिखा दिया था, गड़बड़ मत करना। जो प्रोसेस था ना वहां पे, वही प्रोसेस यहाँ पे भी है। ये रेजिस्टेंस के फॉर्म में है, वहां पे कैपेसिटेंस के फॉर्म में था। ये ए और ये बी, ये आर है, सबका सब आर है। ये अपना 2R है और ये अपना बच्चे 3R है। याद है ना कैस्केड वाला? अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ तो वो तुम लोग घर से ट्राई करोगे। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। एक और क्वेश्चन इस टाइप का, हाँ इस टाइप का और क्वेश्चन। सारे तो सेम ही है, जो उसमें था मैंने बताया था वहां पे, तुम लोग खुद से ट्राई करना। नहीं आएगा तो हम जैसे लोग वापस से देखेंगे। तो ये कुछ ऐसा है। अगेन ये आर 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 है, बीच वाला जो है 2R 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 है 2R है, और नीचे वाला क्या है बच्चे? 3R 3R एंड 3R। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। क्या फाइंड करना है? सो आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। कर लोगे बच्चे? Yes, sir. और दूसरा, मैं नोट्स नहीं लिखा रहा हूं ना, तो अलग से मतलब नहीं अभी दे रहा हूं, तो आप लोग साथ साथ में ही लिखते चलो, सुनते चलो, या वीडियो में भी देखोगे तो सबका मैं डेफिनेशन बोलता हूं। जो भी मैं पढ़ाता हूं उसका डेफिनेशन बोलता हूं, तो उसको लिख सकते हो सुन के, पॉज करके, ठीक है बच्चे? Yes, sir. तो ये घर से कर लोगे कि नहीं कर लोगे? Yes, sir. कर लेंगे। अब बाकी का भी जो टाइप है ना, कल एक एक टाइप का देख लेना, उससे पता चल जाएगा, ठीक है। चलो थैंक यू, फटाफट